हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो अब तक है, बाद में कभी एडिशन होगा तो बात एक अलग है, वो हम लोग कर रहे हैं। और ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ना ही ज्यादा मैं लिखने वाला हूं। थोड़ा थोड़ा मतलब आपको दिखाऊंगा बुक से, और टेक्स्ट मतलब इजी है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सर कुछ जहां रिटेन करना होता है ना, वहां मैं नोट्स बनवाता हूं। यहां इतना कुछ नहीं है, जितना होगा मैं लिखवाऊंगा भी, टेंशन ना लो। तो सर यहां हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का ऑलमोस्ट। और बोलता है जापान स्टीवर्ड। तो थ्योरी पढ़ी थी ना, स्टीवर्डशिप कोड। ये किन के लिए बनाया गया था सर? बोलते हैं यहां स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी दी गई है? स्टीवर्डशिप बोलते हैं जैसे वहां मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टीवर्ड बनाया गया था, यहां सर स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पर्सपेक्टिव से बताई गई है? सर इसके अंदर ना सेम वही प्रिंसिपल्स है सर, यहां भी जैसे हर कोड में आर्टिकल्स थे, यहां प्रिंसिपल्स हैं। और ये प्रिंसिपल्स किसके हैं? प्रिंसिपल जो बताते हैं फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल लिख लो, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल किनको? इंस्टीट्यूशनल। सर कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और कितने हैं, और उनकी क्या ड्यूटी बनती है? इन्वेस्टर्स। तो प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बताते हैं। सर इस कोड के अंदर ना बड़ी मतलब बच्चों वाली चीजें सी मतलब आपको लगेंगे पढ़ने में, वही चीज अजीब अजीब, पर टेक्निकली भी लगेगा थोड़ा सा। देखो इधर ध्यान दो, इस कोड ने बताया सर स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब, हाँ यही बताया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर इस कोड ने बताया स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होगा। सर इन्होंने बोला जो ड्यूटी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बनती है ना टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द बेनिफिशियरी, बोलता उसी को हम मान लेंगे कि वो स्टीवर्डशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक इन्होंने क्या बोला, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म रिटर्न अपने क्लाइंट को दिलवाए। लाइक हमारा क्लाइंट्स, हमारे बेनिफिशियरीज जो क्लाइंट है, या अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरीज है। तो बोलते हैं स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। refers to the बहुत ध्यान से लिख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, मैं आई लिख रहा हूं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू एनहेंस, सर बढ़ाना, टू एनहेंस दी, ब्रैकेट में लूंगा अब, मीडियम, एनहेंस द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न। सर एनहेंस करना, बढ़ावा देना, लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म रिटर्न आए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ड्यूटी बनती है सर एनहेंस करना, बढ़ाना, मीडियम से लॉन्ग टर्म रिटर्न टू किसको देना सर रिटर्न? फॉर देयर, बहुत ध्यान से देखना इधर, फॉर देयर क्लाइंट्स, सर अपने क्लाइंट्स को। अच्छा क्लाइंट्स का खुद का पैसा नहीं है, उसके बेनिफिशियरीज को, और सिर्फ वो बेनिफिशियरी नहीं जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा, मतलब हो सकता है नाम किसी का लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट किसी के पास जा रहा है। सेक्शन 89 90 वगैरह करके कंपनीज एक्ट में भी है ना, बेनिफिशियल ओनर, तो वही वाला अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, तो उन सबको बेनिफिट पहुंचाना, बेनिफिशियरीज। तो बोलते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू एनहेंस द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न, किसको? अपने क्लाइंट्स को, बेनिफिशियरीज को, और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को। फिर ध्यान से, और साथ में देखो सर ये तो है ही है, एनहेंस करना मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न, फिर ये तो थी इसकी टुवर्ड्स क्लाइंट्स, फिर बोलता है और साथ में क्या करना सर, एंड बाय इंप्रूव करना, इंप्रूविंग एंड एनकरेज करना, फोस्टरिंग को बोलते हैं एक तरह से एनकरेज करना, बढ़ावा देना, फोस्टरिंग, इंप्रूविंग एंड फोस्टरिंग, क्या करना? इंप्रूव करना, फोस्टर करना। सर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आई क्या है सर? पहली क्या थी? टू एनहेंस द मीडियम, फिर बोलते हैं बाय इंप्रूविंग एंड फोस्टरिंग दी, क्या चीज इंप्रूव करना? फोस्टर दी। ध्यान से देखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इन्वेस्टिंग कंपनी में, इन्वेस्टर कंपनी नहीं, जिस कंपनी में पैसा लगाया उस कंपनी को इंप्रूव करना, फोस्टर करना। द इन्वेस्टिंग कंपनी
क्या? कंपनीज कर लेना, इन्वेस्टिंग कंपनीज, बहुत ध्यान से, इन्वेस्टिंग कंपनीज क्या चीज यार? कॉर्पोरेट वैल्यूज, जो सर इन्वेस्टिंग कंपनी की कॉर्पोरेट वैल्यू होगी समाज में, क्योंकि अल्टीमेटली सर उससे शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी। और सर ये तो बढ़ा दी, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करना, ये तो बढ़ा दिया, और सस्टेनेबल ग्रोथ भी करना सर, लॉन्ग टर्म के लिए वो आगे सस्टेनेबल ग्रोथ करना। अब कैसे करेगा सर? बोलते इंप्रूव करना, फोस्टरिंग का मतलब एनकरेज करना, बढ़ावा देना। इन्वेस्टी कंपनी देखो अपने क्लाइंट को रिटर्न देगा और इन्वेस्टी कंपनी को भी सजेस्ट करेगा, क्या सर आपकी कैसे वैल्यूज बढ़ सकती हैं, सर आपके अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो सकती है। देखो एक बात ध्यान रखना, ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वोटिंग देते हैं, वोट देते हैं और उसको देख के ही और लोग अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं और वोट देते हैं, बट इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बस वोट तक सीमित नहीं है। जो इनकी जो पावर है वो वोट के साथ साथ कंपनी को मॉनिटर करना, कंपनी को मॉनिटर तो करोगे, इन्वेस्टिंग कंपनी को मॉनिटर तो करोगे सर, साथ में ना उनके साथ पार्टिसिपेट करना, डायलॉग मतलब है उनके साथ पार्टिसिपेशन रखना। तो वही चीज बोली गई है, इंप्रूव करेंगे सर उसकी कॉर्पोरेट वैल्यूज को, सस्टेनेबल ग्रोथ को, कैसे? थ्रू, कैसे करेंगे सर? थ्रू कंस्ट्रक्टिव, दो बातों से, थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। सर आपने तो बोला था मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस पहला पैराग्राफ लिखवाना चाह रहा हूं और उसके बाद एक पैराग्राफ और बाइफरगेट करना है, बस ज्यादा नहीं। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट मतलब सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट करूंगा कंपनी पे, और डायलॉग मतलब पार्टिसिपेशन रखूंगा सर कंपनी के साथ, पर्पसफुल जहां जरूरत है सर, पर्पसफुल डायलॉग मतलब कंपनी में पार्टिसिपेट करूंगा, कंपनी की चीजों के अंदर पैसा लगाया सर, मेरे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, पर्पसफुल डायलॉग रखूंगा सर कंपनी के अंदर। तो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखूंगा, पर्पसफुल डायलॉग रखूंगा सर। ये सारी चीज किस बेस पे रख पाऊंगा मैं? तब मुझे इन डेप्थ क्या होगा सर? बेस्ड ऑन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंपनी। सर कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगी, बेस्ड ऑन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंपनी। सर उसके बिजनेस एनवायरमेंट की इन डेप्थ, बेस्ड ऑन इन डेप्थ, बेस्ड ऑन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कंपनी, देयर सर कैसा बिजनेस एनवायरमेंट है उसके बारे में जान के, बेस्ड ऑन देयर बिजनेस एनवायरमेंट, उसके बेस पे सर मैं कंपनी में बातचीत करता रहूंगा रेगुलरली कि सर गलत चल रहा है, सर कहीं ना कहीं तक गलत चल रहा है एम्प्लॉइज के साथ। सर नॉल इन डेप्थ कंपनी के बारे में जानकारी निकाल के, कंपनी के एनवायरमेंट के बारे में जानकारी निकाल के, और कंसीडर करके सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स को, कैसे कंपनी खुद से कंसिडरेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को माइंड में रखते हुए। अब सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड्स ईएसजी इश्यूज, जो आपको पहले भी बताए हुए हैं। ईएसजी का मतलब एथिकली सस्टेनेबिलिटी, एथिकल बेसिस पे, सस्टेनेबल बेसिस पर गवर्नेंस फैक्टर्स को ध्यान में, ईएसजी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखूंगा, ठीक है ना। तो इन चीजों के बेसिस पे एक बार दोबारा से, यार थोड़ा सा लंबा हो गया, बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। पहली बात तो सर टुवर्ड्स क्लाइंट, बेनिफिशियरीज, अल्टीमेट बेनिफिशियरीज की सर उनको रिटर्न दिलवाए, मीडियम से लॉन्ग टर्म रिटर्न दिलवाने की उनकी ड्यूटी बनती है। दूसरी बात सर अपने इन्वेस्टी कंपनी को लेके एनकरेज करेगी, बढ़ावा देगी सर, इंप्रूव करेगी किस चीज को? सर उस कंपनी की किस चीज को इंप्रूव करेगी? कॉर्पोरेट वैल्यूज को, कॉर्पोरेट में सर उसकी वैल्यू बढ़े, सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़े। सर वो कैसे करेगी? सर उनके साथ पर्पसफुल डायलॉग रखेगी, पार्टिसिपेट, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखूंगा सर। किन बेसिस पे? इन डेप्थ नॉलेज होगी सर मुझे कंपनी की, इन डेप्थ नॉलेज होगी कंपनी की, उसके बिजनेस की, उसके बिजनेस एनवायरमेंट की सर। सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स को माइंड में रख के सर मैं उनको रिकमेंड करूंगा, ये मेरी ड्यूटी बनती है। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट रखूंगा सर, मैं पैसा लगाऊंगा, रिटर्न दूंगा, तो मैं इन सारी चीजों को जोड़ के चलूंगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ये सारा मैंने पहला आपको करवा दिया। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ था सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोलता है स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहां इस कोड ने बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के वही सेम, किसके लिए? एनहांस कर देना मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न अपने क्लाइंट्स का, बेनिफिशियरीज का, अल्टीमेट बेनिफिशियरीज का, सेम। उसके बाद इंप्रूव कर देना और एनकरेज करना, फोस्टर करना इन्वेस्टिंग कंपनीज के कॉर्पोरेट वैल्यूज को, सस्टेनेबल ग्रोथ को। कैसे?
थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखना, पर्पसफुल डायलॉग रखना। सर याद नहीं होगा, जो चार्ट बना दिया तो याद हो जाएगा। और इस बेस पे, किन बेसिस पे सर डायलॉग रखूंगा मैं? इन डेप्थ नॉलेज है कंपनीज के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में। सर कंसिडर करूंगा सस्टेनेबिलिटीज फैक्टर्स को, लाइक ईएसजी फैक्टर्स को, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा, इन सारी चीजों को माइंड में रखना। तो दिस इज द स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अभी तो आपके सामने ना एक टर्म आई थी बस, स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ना आपके सामने ना एक चीज आएगी, स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज क्या होती है। जो एक्टिविटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को करनी है वो स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज हैं। बट स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज का मतलब सिर्फ वोटिंग, मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं बता रहा हूं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज? बोलते हैं जो एक्टिविटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करेगा वो होगी स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज। बट स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज जो है वो कन्फाइन नहीं है सिर्फ वोटिंग तक, वोटिंग से बढ़ के भी सर मॉनिटर करना इन्वेस्टी कंपनी को, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट मतलब सर टाइमली उनके साथ मैनेज एंगेजमेंट रखना, किसके साथ? इन्वेस्टी कंपनीज के साथ। तो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ड्यूटी बनती है। फिर मैं पढ़ूंगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैं पढ़ाऊंगा, मतलब आपको पढ़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। अब देखो इधर, इधर ध्यान दो। फिर बोलता है, अब थोड़ा सा ना बुक से पढ़ने वाला काम आएगा, जो एक दो पॉइंट होगा तो मैं लिखवा दूंगा। दिस कोड डिफाइंस प्रिंसिपल्स। इस कोड के अंदर ना कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, एज यूजुअल कंसिडर टू बी द हेल्पफुल। माना गया कि सर वो हेल्पफुल है, प्रिंसिपल्स उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल हैं जिनको, जो बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं। मतलब वो देखो, ऐसा तो दुनिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले देती है, हम तुम्हारे भी आप पे पैसा लगा लेंगे, बट वो जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है ना, उनके लिए बोला गया सर, उनके लिए हेल्पफुल है। जो अपनी छवि एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़े हेल्पफुल है ये प्रिंसिपल्स इन फुलफिलिंग देयर स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उनकी स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना, उसको फुलफिल करने के लिए प्रिंसिपल्स बड़े हेल्पफुल रहेंगे। किन चीजों को ध्यान में रखते हुए? विद ड्यू रिगार्ड टू बोथ। सर दोनों चीजों को, दोनों पॉइंट पर्सपेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो जो मेरी क्लाइंट्स को लेकर बनती थी और एक इन्वेस्टी कंपनी को लेकर बनती थी। विद ड्यू रिगार्ड टू बोथ देयर क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज एंड इन्वेस्टी कंपनी। सर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए सर ये बड़े हेल्पफुल रहेंगे प्रिंसिपल्स, बहुत हेल्पफुल रहेंगे उन लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पर छवि अपनी बनाना चाहते हैं, बड़े हेल्पफुल रहेंगे। फिर बाय फुलफिलिंग देयर स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर आपने कर दी पूरी, प्रॉपरली इन लाइन विद द कोड। सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जैसे कोड में प्रिंसिपल्स के द्वारा बताया गया ना, उस लाइन में उसको कंप्लीट कर लो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल आल्सो बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। बोलते हैं अगर आपने इन लाइन विद द कोड, अगर आपने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर लिया ना, स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो मान लो आपने सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, सिर्फ उस क्लाइंट का नहीं, बल्कि आपने इकोनॉमी एज अ होल में सपोर्ट किया उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें तो क्या लिखवाऊं यार मैं आपको, मतलब बच्चों वाली चीज है, क्या ही इसको नोट करवाऊं, बुक से करवा दिया तो पढ़ते रहना। फिर है ना, इधर ध्यान दो सारा बच्चा, जो मैंने आपको एक बात बोली थी ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज क्या होंगी, उसी को स्टीवर्डशिप की एक्टिविटीज भी बोलेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप एक्टिविटी? क्या पता एग्जाम में आ जाए, यहीं पे लिख रहा हूं, आप पर नोट्स में लिखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप एक्टिविटी? बोलते हैं जो एक्टिविटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डन काम करते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए जो भी फंक्शंस करेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे टू डिस्चार्ज देयर स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस एक्टिविटीज को, उन कामों को, उन प्रैक्टिस को स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों वाली चीजें शुड नॉट बी सीन टू बी कन्फाइंड टू वोटिंग। मैंने बताया था ना आपको ना, वो सिर्फ वोटिंग तक अपने आप में सीमित नहीं रहेगी। लिख लो, रुको सर, अब एक सवाल पैदा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप? अब तक तो आपने पढ़ लिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा? फिर बोलते हैं वो सारी एक्टिविटीज विच इज डन बाय, और प्यारी डेफिनेशन लिख रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स while discharging their stewardship रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जो एक स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर बताई गई ना, यानी सर जो भी एक्टिविटीज करेगा, वेदर टुवर्ड्स क्लाइंट बेनिफिशियरीज करेगा, वेदर इन्वेस्टी कंपनी करेगा, उन सारी एक्टिविटीज को हम स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज मान लेंगे। बट सर जो इसकी एक्टिविटीज है ना, जो एक्टिविटीज हैं आर स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज आर नॉट कन्फाइंड
टू वोटिंग। सिर्फ वोटिंग तक नहीं सीमित है, बल्कि कहां तक है, कैसे लिखो, इंक्लूड, बल्कि इसके अंदर तो स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज इंक्लूड मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी। सर उसके ऊपर मॉनिटर करना बोला था ना सर, मॉनिटर करना, ठीक है ना, और क्या चीज करना सर, मॉनिटर तो है ही है, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बताया था ना वहां मैंने आपको, लगातार सर उनके साथ ध्यान रखेंगे, वार्तालाप रखेंगे उनके साथ कि कंपनी में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद देम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए लगातार उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे, सो दैट सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ, तो सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया, टुवर्ड्स क्लाइंट बेनिफिशियरीज, अल्टीमेट बेनिफिशियरीज, टुवर्ड्स द इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टी कंपनी में भी कैसे सर, इन डेप्थ नॉलेज होगी कंपनी की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, और सर सस्टेनेबिलिटी जो ग्रोथ है कंपनीज की, उनमें ईएसजी फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। सर उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अरे चार्ट बनवाया था ना, कहां ध्यान है यार, कहां ध्यान है बच्चों, इधर ध्यान दो ना। तो रेगुलर सर कॉर्पोरेट वैल्यूज बढ़ाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ाएंगे, रेगुलरली एंगेजमेंट रखेंगे, पर्पसफुल डायलॉग रखेंगे, इन बेसिस पे सर उनके साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, अब इतना हमारा हो गया। फिर मैंने आपको एक ना बात बताई थी यार, टू कैटेगरीज ऑफ, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल, ध्यान से यार, इन्वेस्टर्स। ओ माय गॉड, क्या पता एग्जाम में आ जाए यार। और ये चार्ट जो मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, जो मैंने निकाला है, क्या पता आप डांस करना स्टार्ट कर दो वहीं पे, 5 मार्क्स 7 मार्क्स। टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज एसेट ओनर, नहीं पहली मैनेजर ही होगा, तो पहली मैनेजर ही लिख लो, एसेट मैनेजर, एसेट मैनेजर्स, एसेट ओनर। तो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज एसेट मैनेजर, तो उसको इन शॉर्ट एसेट मैनेजर बोल दिया और एसेट ओनर बोल दिया। सर एसेट मैनेजर का काम क्या होता है, इंटरेस्टेड टू, बस फंड को इंटरेस्टेड टू मैनेज फंड, मैनेज फंड्स एंड मैनेज करना है और इन्वेस्ट इन कंपनीज, बस ये काम है सर एसेट मैनेजर का। तो इंटरेस्टेड क्या ड्यूटी दी गई है, मैनेज कर लो बस अपने पैसे को और इन्वेस्ट कर दो कंपनीज में। इनको क्या दिया गया सर, ठीक है, ठीक है, इनको क्या दिया गया है, ये तो काम करते करते हैं, प्लस इंक्लूडिंग, ये तो है ही है, पैसा भी दे सकते हैं समटाइम, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग एसेट ओनर, ये अपना भी पैसा लगा। अच्छा ये तो लोग हैं जो सिर्फ मैनेज का काम करते हैं, पहले कैटेगरीज में पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह, मतलब जो इनको पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं मैनेजर्स वगैरह, ये दूसरे को अपना भी पैसा लगाते हैं और दूसरों के बिहाफ पे भी लगाते हैं। तो एसेट ओनर इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फंड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ फंड्स, तो ये जो पैसा लगाते हैं वो लोग भी हैं। आगे बढ़ते हैं जी, जो एसेट मैनेजर है ना, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एसेट मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द एनहेंसमेंट, बोलते हैं आर एक्सपेक्टेड, इन लोगों से आर एक्सपेक्टेड टू, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आर एक्सपेक्टेड टू दी, बहुत ध्यान से, दोनों में सेम ही चीज आएगी, कभी बोलो सर ये तो सेम है, ध्यान से, एनहेंसमेंट ऑफ, सही बात है सर, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, कॉर्पोरेट वैल्यू, सर ये तो है ही है, कॉर्पोरेट वैल्यूज को एनहेंस करना एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को करना, सर ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, तो ये तो दोनों के लिए ही है, लेकिन ध्यान से कैसे करेंगे, बोलते हैं सर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, एक्सपेक्टेड टू दी एनहेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू सस्टेनेबल ग्रोथ, कैसे सर, लेकिन ये ध्यान से, किसकी, ऑफ इन्वेस्टी कंपनी, सर यही सेम मैं आपको यहां लगाऊंगा, तो सेम टू सेम, आप मत करना एग्जाम में कभी सेम टू ऐसे लिखाओ, मतलब है लेकिन मैं समझाने के लिए, तो सेम सर, इन्वेस्टी कंपनी की कॉर्पोरेट वैल्यू सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं, ग्रुप नहीं, ग्रोथ करवाना,
सर ये एक्सपेक्ट किया जाएगा एसेट मैनेजर से भी और एसेट ओनर से भी, लेकिन 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 कैसे, ये कैसे, ये पॉइंट है समझने वाला। थ्रू थ्रू ओ माय गॉड, थ्रू डे टू डे, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड यार, एक सेकंड बच्चों, थ्रू डे टू डे बोला था ना, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, मतलब रेगुलरली उनके साथ टच में रहना, उनसे बातचीत रखना, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, डे टू डे, थ्रू द डे टू डे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद देम। सर उन लोगों के साथ प्रॉपरली मैनेजमेंट में रहना, उनकी चीजों को ध्यान रखना, बस बातचीत करके निकाल देना। ये कैसे करेगा? थ्रू देयर ओन एक्शन। सर अपने खुद का कुछ एक्ट करेगा, ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी पॉलिसीज, अब मैं बताऊंगा। ओन एक्शन, या तो खुद के एक्शन बनाएगा, लाइक एक सेकेंड, लाइक डिस्क्लोज देयर, अपनी अपनी पॉलिसीज के अंदर जो एज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बनाओगे, पॉलिसीज, डिस्क्लोज देयर पॉलिसीज ऑन फुलफिलिंग देयर, मैंने बहुत प्यारे तरीके से जोड़ा है, बुक में ऐसे नहीं है लेकिन लिख लेना, स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलते अपने खुद के एक्शन से और अपनी पॉलिसीज के अंदर लिखेगा सर ये मेरी स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने इसको पूरा किया। और या फिर थ्रू, या तो अपने खुद के एक्शन से या थ्रू द एक्शंस ऑफ द, ध्यान से देखना, एसेट मैनेजर पहली कैटेगरी के। अच्छा अपना पैसा लगा रहा हूं, एसेट ओनर तो अपना पैसा फंड्स भी देता है ना, बोलता पहले वाला तो खुद बस जाके डायलॉग उनके साथ वार्तालाप करके और चीजें निकाल के लेके आएगा। दूसरे वाला कह रहा है अपनी भी पॉलिसी, सर मैंने इसलिए ऐसे ऐसे पैसा लगाया, अपनी चीजों को सर्विलेंस किया है, तो मैं खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। दूसरा क्या बोल रहा है, अपने आप से सर मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सस्टेनेबल कॉर्पोरेट वैल्यू बढ़ा दूंगा, बल्कि मैं तो जो एसेट मैनेजर ने एक्शन लिए ना उसके बेस पे कह रहा हूं सब चीजें मैनेज कर दूंगा। सर ये एसेट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी थी? एसेट मैनेजर, टू विच, जो काम, टू विच दे आउटसोर्स। सर जिसने आउटसोर्स कर दिया था इसको ये काम, कि सर अब मेरे पास भी इतना काम है, आप ना रेगुलरली टच में रहोगे कंपनी के, तो वहां से जो चीज निकाल के ले जाओगे, या तो खुद के एक्शन से, या फिर जो एक्शन एसेट मैनेजर ने लिए थे ना उनसे। और लेकिन एसेट मैनेजर को पावर किसने दी? सर हमने आउटसोर्स कर दिया था। हमने किसने? एसेट ओनर ने भी आउटसोर्स कर दिया था काम। इतना समझ में आ गया? एक बार यहां तक का पढ़ लो यार, यहां तक। टू कैटेगरीज के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज एसेट मैनेजर, जिसको हम एसेट मैनेजर का नाम देंगे, जिसको सिर्फ फंड मैनेज करना और इन्वेस्ट करने की पावर दी गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज एसेट ओनर, जो अपना पैसा भी देते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया चार्ट में। अब ये ना नेक्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए, मैं बना दूंगा अब अपनी बुक में। अब एसेट मैनेजर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? टू कंट्रीब्यूट टू द एनहेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू। अब मैंने तो यहां सस्टेनेबल ग्रोथ भी जुड़वा दिया इन्वेस्टिंग कंपनी के थ्रू, डे टू डे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग डलवा दिया ना चार्ट में। ए यार कैसे पागलों की तरह देख रहे हो यार, ये सारा रिटेन करवा दिया आपको। अब पढ़ने में मुश्किल लग रहा है लेकिन लिखवा चुका हूं, सब कुछ याद हो चुका है, हंसो खुश हो जाओ। और एसेट ओनर की इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? सर डिस्क्लोज करेंगे अपनी रिपोर्ट, ये इसको एक बन के लिए भूल जाओ। एक्सपेक्ट किया जाएगा और कंट्रीब्यूट क्या? एनहेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनीज की थ्रू देयर, कैसे? ओन एक्शंस। सर ओन एक्शंस का मतलब क्या? सर जो अपनी पॉलिसीज बनाओगे स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने में, उनके अंदर आपने एक्ट किया। या फिर जो एक्शन सर एसेट मैनेजर ने ली। अब एसेट मैनेजर को पावर कैसे गई थी? आपने आउटसोर्स किया था एसेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को एसेट मैनेजर के पास। समझ में आ गया? बहुत इजी करके मैंने लिखवा दिया, जो मैंने लिखवाया वो लिख लेना। सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई देता हूं। सर एसेट मैनेजर की बात कर रहा हूं, पहली कैटेगरी वाले की, एसेट मैनेजर। एसेट मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा वो आ गया। एसेट मैनेजर शुड एम, क्या एम है सर? एसेट मैनेजर क्या एम होना चाहिए? टू नो द इंटेंशन ऑफ द एसेट ओनर। सर एसेट मैनेजर का एम है एसेट ओनर की इंटेंशन को जानना, सो दैट दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज एज एक्सपेक्टेड। सर जो सर्विसेज वो इससे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो उसको प्रोवाइड कर पाए, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पहले उसकी इंटेंशन को जान ले। एंड एसेट ओनर की क्या ड्यूटी बनती है? शुड एम टू एसेस द एसेट। अच्छा वहां तो क्या था?
नो द इंटेंशन, यहां क्या है, एसेस, उसको इवेल्युएट करेगा एसेट मैनेजर को इन लाइन विद द कोड। क्या सर वो कोड के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है? तो लिखना चाहो सर इसका एम क्या होगा, शुड एम टू नो, should aim to know एक सेकंड गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। चलो, should aim to know, should aim to know the should aim to know, should aim to know the intention, should aim to know the intention of the, should aim to know the intention of the asset owner। सर इसका एम क्या है, पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एसेट ओनर की इंटेंशन क्या है। और सर इसका एम क्या है, शुड एम टू एसेस, वहां नो इंटेंशन को जानना, शुड एम टू एसेस दी, शुड एम टू एसेस दी एसेट, टू एम द एसेट मैनेजर, एसेट मैनेजर्स इन लाइन, क्या सर वो काम कर रहा है विद द कोड, शुड एम टू एसेस द एसेट मैनेजर, एसेस करना किसको, एसेट मैनेजर को, इन लाइन विद द कोड, शुड एम टू एसेस द एसेट मैनेजर इन लाइन विद द कोड। तो ये बस एक समझने वाला पॉइंट था और कुछ इसके अंदर नहीं रहा यार। सो दैट कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं देखना, लॉन्ग टर्म, नॉट प्लेसिंग अनड्यू एम्फेसिस ऑन, बोलते हैं ज्यादा मतलब ठीक है करते रहना, मतलब शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मत देखो, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखो। हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसने कुछ लॉस भी कर दिया, बट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में ध्यान देना है आपको बस। अच्छा एक चीज और, एक ना वर्ड होता है, बस ये चीज आपको समझने के, पता एग्जाम में ना आ जाए, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक टर्म होती है, बस पहले ना वो समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं पे कभी आपसे पूछ, वैसे तो इस कोड के अंदर है, हमसे क्या पूछेगा, सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर दी, क्या लिख रहा हूं मैं, सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल, सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हाँ सीरियसली, क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर होंगे? यस सर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, मान लो जैसे वो बहुत बड़े बड़े पेंशन फंड्स को मैनेज करने वाले हैं सर, प्रो, अच्छा
सर इनको भी तो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी तो सर्विसेज चाहिए होती हैं सर। ये कौन सा हर एक सेगमेंट को पूरा अच्छे से कंट्रोल करेंगे? लाइक सर आपने ना चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक वर्ड पढ़ा था पहले, अब शायद सिलेबस में है नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। प्रोक्सी एडवाइजरी फर्म्स। सर ये ना प्रोक्सीज को एडवाइज, लाइक एक तरह से प्रोक्सी का काम करती हैं, उनके बिहाफ पे जाती हैं, कुछ लोगों के बिहाफ पे। एक एसोसिएशन होती है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन, जो बताती है मीटिंग में एज अ प्रोक्सी बन के जाएंगी, या फिर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनको फॉलो करके आप लोग भी डिसीजन दो, मीटिंग में क्वेश्चंस पूछो। तो प्रोक्सी को एडवाइस करने वाली फर्म्स होती है कि आप हमारे बिहाफ पे या तो हमें भेज दो, या जो हम बोल रहे हैं ना मीटिंग में जाके ऐसे करना, सो दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से हो पाए। तो प्रोक्सी एडवाइजरी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट के कंसल्टेंट होते हैं। कंसल्टेंट फॉर किस चीज के लिए? फॉर पेंशंस, पेंशन स्कीम्स होती है ना, पेंशंस वगैरह को लेके। तो सर जो जैसे ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोगों को हम इन शॉर्ट बोल देंगे सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इधर ध्यान दो। Parties such as proxy advisors, investment consultant for pensions, which provide services at the request of the institutional investor, etc., to contribute to the institutional investors' effective execution of stewardship activities. So that कि सर उनकी हेल्प करती है, so that कि सर ये institutional investors effectively एक्सरसाइज कर पाए अपनी इंस्टीट्यूशनल, किस चीज को इफेक्टिव एक्सरसाइज कर पाएंगे सर? ये जो उनकी स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज है सर, उनको एक्टिविटीज बोल रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल रहा हूं, एक्टिविटीज को पूरा कर पाए, जो स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज है उनको पूरा अच्छे से कर पाए। हियर आफ्टर सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनहेंसिंग द फंक्शन ऑफ एंटायर इन्वेस्टमेंट चेन। तो सर ये अल्टीमेटली बोलते हैं सर, जो इंटायर इन्वेस्टमेंट चेन है, उनके क्लाइंट को लेके, बेनिफिशियरीज को लेके इन्वेस्टमेंट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सर ये लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, इनकी हेल्प से ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाता है, अपनी स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज कर पाता है। कौन सी एक्टिविटीज जो डिस्चार्ज करने में स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्पफुल होंगी, वो सारी एक्टिविटीज जो स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए परफॉर्म करता है, कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप एक्टिविटी। उन एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए कौन हेल्पफुल होता है सर? वो सर्विस प्रोवाइडर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी प्रॉक्सी फर्म्स वगैरह है। तो आप समझ गए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सर, एसेट मैनेजर और एसेट ओनर। सर एसेट ओनर जो होते हैं उनका काम क्या होता है? फंड्स मैनेज करना और फंड्स को इन्वेस्ट करना। सर वो अपना फंड्स भी लगाते हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इन लोगों से? सर एनहेंसमेंट करेंगे किस चीज के अंदर? कॉर्पोरेट की वैल्यू के अंदर, और सर सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, उनके लिए भी सेम है। बट सर ये कैसे करेंगे? सर ये कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्टिव डायलॉग रख के। सर वो कैसे करेंगे? या तो खुद से करेंगे, खुद से कैसे करेंगे? अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, परफॉर्मेंस निकालेंगे, और या फिर सर वो एसेट मैनेजर से काम करवाएंगे, आउटसोर्स करके उनके बेस पे डिसीजन लेंगे। फिर बोला गया सर क्या एम है? सर एसेट मैनेजर का एम है वो जानना, इंटेंशन, शुड नो द इंटेंशन ऑफ द एसेट ओनर। और इनका क्या में एम है सर? एसेस करना, एसेट मैनेजर क्या सही काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को माइंड में रखे, क्या वो कोड के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको बता दिया सर कौन है। तो बोला गया सर्विस प्रोवाइडर कहां हेल्प करेंगे? पूरे एंटायर इन्वेस्टमेंट चेन के अंदर, यानी जो इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी बनती है सर? किसकी बनती है स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सर स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं इनकी, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। वो पूरा करने के लिए वो एक्टिविटीज करेगा, उसको बोल देंगे स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए कौन हेल्प करेगा? सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर इंस्टीट्यूशन, यानी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स वगैरह एंड ऑल। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? लॉक कर दूं? चलो जी, इसी के साथ हमने इस चैप्टर का किया है स्वाहा। होप सो हर बच्चे ने एंजॉय किया है। 13-14 क्लास जो इस चैप्टर में लगी है ना, मतलब 15-20 घंटे का ये चैप्टर जो हमारा अब हो गया ना, 15-20 आवर्स का, यार मजा ही आ गया। लव यू ऑल यार, जो आप लोगों ने सपोर्ट दिया इस चैप्टर को, मतलब जो आप लोगों ने एंजॉय किया है ना, मैंने अपनी लाइफ में ये चैप्टर बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों को टीच किया है। उम्मीद है हर बच्चे ने एंजॉय किया। सारी अमेंडमेंट के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चलो जी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद यार। और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है इस चैप्टर का। जैसे टाइम लगेगा सर रिवीजन और इसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हम लोग करेंगे। चलो
बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज अपने रिव्यूज देना मत भूलना यार। ये नालायक बच्चे, मैं उन आप लोगों को ही बोल रहा हूं जो बस पढ़ते और सुस्त हो जाते हो यार। बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूं, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, आफ्टर वेस्टिंग 20 days, आपके 20 दिन बर्बाद करने के बाद अब मेरी सारा सेटअप एंड ऑल ठीक हुआ है यार। प्लीज अपनी दुआएं दो, हेल्थ भी ठीक रहे आफ्टर रिकवरी, सो मेनी हेल्थ इश्यूज, एंड देन फाइनली मैं आप लोगों के सामने हूं उसी बैंक उसी एनर्जी के साथ। मिलते हैं सर बहुत जल्दी, लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, बट एक बार सिलेबस ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि लाइव थोड़ा मेरा कम चलेगा, फिर लाइव में ना कंटेंट कम होगा, तो उन चीजों को माइंड में रखते मैं अभी सेल्फ रूम रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।